Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 2। मैंने कल क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको बताया तो था, अब उनको डिस्कस करने की बारी है। कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं? तो हमारा जो पहला जो क्वाड्रिलेटरल चल रहा था दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम, है ना। उसको क्या कहा गया? पैरेललोग्राम कहा गया। मैंने उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। अब उन चीज़ों और उन पॉइंटों को आगे लेके चलता हूँ। तो क्वाड्रिलेटरल में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है पैरेललोग्राम पे, दैट इज कॉल्ड समांतर चतुर्भुज इन हिंदी। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की मैंने जो जो प्रॉपर्टी बताई वो आपको पता होगी। इसका एरिया आपको बता दिया था मैंने, आधार इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्लियर हैं। साथ के साथ अगर दो समांतर रेखाओं के मध्य बनाए गए दो चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। एक प्रॉपर्टी है, दो समांतर रेखाओं के मध्य, अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, क्या बोला मैंने? दो समांतर रेखाएं हैं। इसको मैं मान लेता हूं ए बी सी डी, दोनों ही एक दूसरे के समांतर हैं। यहां लिख देता हूं ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, दिख तो नहीं रही हैं खैर, लेकिन कोशिश करते हैं बना पाएँ बराबर समांतर। ये बना दी मैंने, ठीक है। ए बी सी डी ये मैंने बोल दिया है समांतर है। दो समांतर रेखाओं के मध्य बनाए गए चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा अगर उनके आधार बराबर हैं। यानी कि अगर मैंने कोई एक आधार ले लिया, जिसको मैंने यहाँ मान लिया डी ई, क्या मान लिया? डी सॉरी ई एफ मान लेता हूँ, ई एफ। तो एक चतुर्भुज मुझे यहां बनाना है, इसी आधार से एक चतुर्भुज मैं ऐसे बना दूं। ठीक है, इसी आधार से एक चतुर्भुज मैं ऐसे बना दूं। तो इसका नाम मैं दे देता हूं इस प्रकार, जैसे ई एफ ये दे दिया मैंने आपके सामने, ये इसको बढ़ा देता हूं डी, ये दे दिया मैंने जी एच आई जे। तो कितने चतुर्भुज बन रहे हैं? कितने समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं? बताइए मुझे, कितने समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं? जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो भी समांतर चतुर्भुज बन रहा है, जैसे कि मैं एक समांतर चतुर्भुज ये आपको दिखाना चाहता हूँ, ई एफ जी एच, ये वाला समांतर चतुर्भुज जिसका आधार क्या है? ई एफ जी एच। तो एक समांतर चतुर्भुज तो ये बन रहा है, बराबर होगा दूसरा समांतर। अगर आधार सेम है तो दूसरा वाला क्या बन रहा है? ई एफ आई जे, ई एफ आई जे, ई एफ आई जे। दोनों का क्या होगा? एरिया बराबर होगा। दोनों ही समांतर चतुर्भुज का एरिया बराबर होने वाला है। बात समझ में आ रही है? दो समांतर चतुर्भुज आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर ये एरिया दोनों का बराबर होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल, ये मैं कल बता चुका हूँ। डायगोनल्स के बारे में और जानकारी आपको दे दूंगा, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, विकर्ण क्या होते हैं? विपरीत कोण बराबर होते हैं इसके। डायगोनल समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मैंने बताया था कल। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपने लिख लिया है, कल लिख लिया है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, चलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है? एक पॉइंट और है, नेक्स्ट पॉइंट समांतर चतुर्भुज के लिए। हर एक पॉइंट बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, हर एक पॉइंट कि दो समांतर रेखाओं के मध्य समान आधार हो। दो समांतर रेखाओं के मध्य समान आधार हो, यानी कि बेस आपका सेम है। समान आधार वाले चतुर्भुज व त्रिभुज बनाए जाने वाले, तो ए बी अगर सी डी के समांतर है ना, यानी कि अगर मैं आपसे बोल दूं
सेम कॉन्सेप्ट है उसका भी, यानी कि यहाँ पर मैंने इस तरह से प्रॉपर्टी आपको समझाना चाहता हूँ कि ये ए बी है, ये आपकी सी डी है, दो लाइन है, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ये बोला गया है कि दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो अगर दो लाइन आपस में समांतर हो और आधार मैंने क्या मान लिया, वही सेम तरीके से मैंने एक आधार मान लिया ई एफ। क्या मान लिया, ई एफ। क्या मान लिया मैंने, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ज्वाइन हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो आधार अगर समान है ना, आधार अगर समान है और मैंने एक चतुर्भुज बना दिया जी एच, ई एफ जी एच, तो ये चतुर्भुज मैंने आपके सामने बना दिया है। अगर इसके, ये चतुर्भुज मैंने आपके सामने बना दिया और इसके अंदर एक कोई एक त्रिभुज बना दूं मैं, बेस समान लेके, तो ई एफ जो ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो आपको ये सिंपल ध्यान देना है कि अगर ये जो त्रिभुज बन रहा है, मैंने इसको दे दिया ई एफ जी एच आई, तो जो ये त्रिभुज बन रहा है ई एफ आई, जो एक ट्राइंगल है, उसका एरिया क्या होगा, ई एफ जी एच, जो कि समांतर चतुर्भुज बनेगा ना, उसके एरिया का आधा होगा, ठीक है, उसके एरिया का आधा होगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो ई एफ जी एच समांतर चतुर्भुज बन रहा है ना, उसका आधा कर दीजिए आप, अगर ये जो ट्राइंगल बन रहा है आपका। चीज़ें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, हाँ ठीक है। समझने की क्या बात है इसमें, मैं बता रहा हूं ना कि अगर आधार समान होगा, अगर दो पैरेलल लाइन पर कोई अगर समान आधार का कोई समांतर चतुर्भुज बन रहा हो और उसी आधार से एक त्रिभुज बन रहा हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। बात खत्म। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। इसका एरिया का हाफ होगा। ये प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में आती हैं, डायरेक्टली आपसे पूछी जाती हैं एक साथ। हाँ, मेरी क्लासे कवर हो जाएगा, आप एसएससी लेवल तक का कवर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए, आरपी के इसमें क्या है बताइए मेरे को, गलत क्या है, ये सही लॉजिक है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है ऐसी कहीं। हाँ, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, वेरी गुड। ग्रुप डी का पेपर कब होगा, अभी कोई नोटिस नहीं आया उसका, है ना, ग्रुप डी का पेपर अभी कोई भी नोटिस नहीं आया है, ठीक है। एनटीपीसी का वैकेंसी कम हो गया क्या, ऐसा भी कोई नोटिस नहीं आया है, बाजार में आपको बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रोम्बस। क्या पढ़ाने वाला हूं, रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। इसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। रोम्बस क्या होता है, एक ऐसी आकृति होती है। रोम्बस के बारे में आप क्या क्या जानते हैं ये आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला याद नहीं करना, ऊपर से ही ट्राइंगल है तो। चलिए, बेस इक्वल होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अगली बार, है ना। मेरा क्या लॉजिक होता है, मेरी बात ध्यान से सुन लो कि मैं एक बार आपको प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है। एक बार आप प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे ना, यानी कि जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, फॉर्मूले, उसके बाद हम एक साथ क्वेश्चन करेंगे। ऐसा ही मैंने किसके साथ किया है, ऐसा ही मैंने ट्राइंगल जब पढ़ाया था तो मैंने ट्राइंगल के क्वेश्चन कराए थे, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसके बाद क्वेश्चन कराए थे। ऐसा ही मैंने रेक्टेंगल के साथ किया था, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसके बाद क्वेश्चन कराए थे। तो सेम काम मैं इसके साथ करूंगा, तो आप परेशान मत हुआ करो, है ना परेशान हुआ करो, और आराम से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, आराम से बेसिक क्लियर करो सारा, ठीक है ना। कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं लोग, परेशान हो जाते हैं हम भी, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज की मैं बात कर रहा हूं, चाह रहा हूं समांतर चतुर्भुज, मतलब जो ये समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो जाए ना, तो वो समचतुर्भुज बन जाता है। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सभी भुजाएं समान होती हैं। यानी कि ये भी है ना, एक समांतर चतुर्भुज का ही एक पार्ट है। एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं अगर बराबर हो जाती हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, आपका रोम्बस बन जाता है। यहाँ पर इसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है ए ए ए ए। अब ये स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं है,
स्क्वायर क्यों नहीं है सर? क्योंकि इसमें हर कोण 90 डिग्री नहीं है, ये थोड़ा सा टिल्ट होता है, झुका हुआ होता है, ऐसी आकृति कहलाता है। ऑल साइड इक्वल होते हैं। अब क्या होती हैं? विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर मैं इसको ए बी सी डी बोल दूं ना, ए बी सी डी बोल दूं, तो विपरीत भुजाएं यानी कि ए बी आपका सी डी के समांतर होगा, ए बी आपका सी डी के समांतर होगा और ए डी आपका बी सी के समांतर होगा। तो एक पॉइंट ये लिख लीजिए कि इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं, ठीक है, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल, मतलब बराबर होती हैं, ठीक है ना। अपोजिट साइड समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि दोनों भुजाएं मतलब आमने सामने की बराबर होती हैं। कोण कभी समान नहीं होते, कोण नहीं होंगे समान, कोण के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता इसमें, ठीक है। विपरीत कोण बराबर होते हैं। क्या बोलते हैं? दोबारा से बोल रहा हूं, जैसा कि हमने समांतर पैरेललोग्राम में पढ़ा था, सेम काम यहां होता है। यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ध्यान रखना। यानी कि विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूं आपसे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता हूं, ऑपोजिट एंगल विपरीत कोण, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि विपरीत कोण बराबर होते हैं। विपरीत कोण बराबर होते हैं, साथ के साथ आप देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एनटीपीसी की कोई एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, आपको भी पता है, और आते ही हम छुपा के क्यों रखेंगे उसको? मतलब ये थोड़ी ना कि उसके भी मतलब वैसे छुपा के रखेंगे, आ जाएगी तब बता देंगे। अभी आप ध्यान दो, इसको कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। तो विपरीत कोण बराबर होते हैं, यानी कि मैं दोबारा से अगर एक बार समांतर समचतुर्भुज आपके सामने बनाऊं तो इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि एक समान समचतुर्भुज ये है, ए बी सी डी, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और कोण क्या हो जाएगा? ये सारे कोण बराबर होते हैं आमने सामने के, ठीक है। ये हो गया। एक प्रॉपर्टी होती है जो विकर्ण होते हैं, यानी कि जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। अब केवल डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट ही नहीं करते, यानी कि विकर्ण हैं, जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों विकर्ण एक दूसरे को अगर ओ पर काट रहे हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा और ओ बी बराबर ओ डी हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई क्या? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर समद्विभाजित कर रहे हैं तो कहने का साफ साफ मतलब यही है कि आपके जो विकर्ण होंगे, अगर ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहे हैं तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है। बात यहां तक क्लियर हो गई आप लोगों को? कोई समस्या? और खास प्रॉपर्टी क्या है, जो इसके विकर्ण होते हैं ना आपस में बराबर नहीं होते। यानी कि अगर मैं बात करूं बी डी की और ए सी की, तो दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, यानी कि जो विकर्ण हैं वो बराबर नहीं होते, ध्यान रखना, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। गॉट इट? चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, एक एक चीज़ क्लियर हो रही है। हाँ, मैं गोलू मोलू होता जा रहा हूँ। अरे भाई, दिन भर बैठे बैठे पढ़ाना, मतलब खड़े खड़े पढ़ाने से हो जाता है ना। चलिए, ऐसा नहीं है कि सर खाना खा रहे हैं लगातार, ऐसा नहीं है, ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर अब देखिएगा चीज़ों को
पता नहीं चलता, चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ देखिए डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल यानी कि डायगोनल्स आपके इक्वल नहीं हैं, ये आपको पता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और आती है काम की, बहुत काम की प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल होते हैं ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये बहुत खास प्रॉपर्टी है, यानी कि जो समचतुर्भुज के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी आपके काम आने वाली है और इस प्रॉपर्टी से हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। एक दूसरे पर लंब होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज मतलब समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज का पार्ट है, उसके विकर्ण एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, दिख रहा है, क्योंकि एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और लंब समद्विभाजक कहा जाता है। इसको क्या होते हैं? लंब समद्विभाजक। जैसे कि अब मैं आपके सामने फॉर्मूले डराइव करने वाला हूं इसके बहुत सारे। अब आप जरा फॉर्मूलों पे ध्यान दे दीजिए कि हम कैसे इनके सभी फॉर्मूले को याद रख सकते हैं और कैसे डराइव करके दिखाएंगे सर। देखिए मैंने आपसे बोला ए बी सी टी, ये मेरा एक समचतुर्भुज है। मैंने ये डायगोनल मान लिया D1, मैंने इसको क्या माना है D1। ये डायगोनल मैंने मान लिया D2, क्या मान लिया मैंने D2। मैंने अभी आपको बताया है कि जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये D2/2 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। ये जो हिस्सा है ये D2/2 हो जाएगा और ये वाला जो हिस्सा है ये D1/2 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यह एक तरीके से समकोण त्रिभुज बन गया जहां पर ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने भुजा मैंने मान ली A, जो कि इस रोम्बस की साइड हो जाएगी। A आपकी क्या है? रोम्बस की साइड है, ठीक है। मैंने विकर्ण अलग अलग माने क्योंकि विकर्ण बराबर होते ही नहीं है, मैंने पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। मैं विकर्ण बोला ही नहीं, मैंने विकर्ण बराबर होते हैं कभी। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो क्या जानता हूं मैं, कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। यानी कि यहां से एक प्रॉपर्टी निकल कर आ गई जहां पर दोनों विकर्णों के स्क्वायर को मैं बराबर कर सकता हूं 4a स्क्वायर के। ये आपको जिंदगी भर याद रखना है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन देम। यहां पर दोनों विकर्ण और आपकी भुजा का संबंध हो जाएगा। साथ के साथ में आपको यह भी अवश्य ध्यान रखना है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमेशा हमेशा ट्रिपलेट भी बनेगा। भाई बिना ट्रिपलेट के तो काम नहीं चलेगा ना। अब हो सकता है कि वो ट्रिपलेट बन जाए कुछ अलग तरीके का, यानी कि पूरा पूरा याद ना हो, निकालेंगे तो पाइथागोरस से ही। ये पाइथागोरस ही मैंने यहां पर लगाया है, इसको कहते हैं पाइथागोरस, जहां पर हाइपोटेनस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस के हिसाब से चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका। तो ये एक चीज समझ में आ गई जहां दोनों विकर्णों का उनकी भुजाओं से संबंध आप ये याद रख सकते हैं अपने दिमाग में, और मैंने आपको विद प्रूफ बता दिया है कि कैसे आता है, पाइथागोरस से आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ? इसका एक क्षेत्रफल हो जाएगा इसका आधार गुणा लंबवत ऊंचाई, यानी कि अगर आपको ऊंचाई h दे रखी है तो इसका आधार इंटू ऊंचाई भी क्षेत्रफल होता है। बेस इंटू एरिया, बेस इंटू हाइट, ये भी इसका एरिया होता है, ध्यान रखना। तो गड़बड़ मत कर देना कभी कि सर हमें तो एरिया पता ही नहीं है। तो मैं आपसे बोल देता हूं इसका एरिया कितना हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई भी होगा। ऊंचाई हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ऊंचाई हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होगी। तो ये जो h मैंने माना है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, इसका एरिया एक और तरीके से आप निकाल सकते हो। वो तरीका क्या है? 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल भी इसका एरिया होता है। देखो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, आप इनको सीखिएगा। वेरी गुड राखी, जिन्होंने ट्रिपलेट पता है जिनको, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो मैं आज आपको ट्रिपलेट भी लिखा देता हूँ, ठीक है, ट्रिपलेट भी लिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो जिससे कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे,
ठीक है। तो यहां पर मैं देखता हूं कि आप अगर एरिया की बात करते हैं तो एरिया इसका ये भी हो जाएगा 1/2 d1 d2, यानी कि विकर्णों का गुणनफल, ठीक है ना, विकर्णों का गुणनफल भी इसका एरिया हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं आगे, तो आप लोग मुझे बताओ यार कि अगर ये मेरे पास एक रोम्बस है, ये मेरे पास एक रोम्बस है, तो रोम्बस की मैंने अभी बात की थी आपसे कि ये d1 होता है, ये d2 होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये एक एंगल थीटा है और ये आपको भुजा दे रखी है a, ये एक एंगल थीटा है, ये आपको भुजा दे रखी है a, और ये आप जानते हो 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? बताओ मुझे, यहाँ तक कोई समस्या है क्या? h दिया हुआ होगा, निकलेगा कैसे? कैसे निकालोगे? कुछ दे रखा होगा तो ही तो निकालोगे ना। h अगर नहीं दिखाया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, h हमेशा दिया हुआ होगा, है ना। मैं अब कुछ और तरीके दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। मैंने मान लिया कि ये d1 था तो ये d1/2 मान लेता हूँ, ये d2 था तो इसको d2/2 मान लेता हूँ। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये त्रिभुज इस तरह से मैंने निकाल लिया बाहर, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, यानी कि ये इस तरह से आपने त्रिभुज बना रखा है सर, जहां पर ये मेरा आधार है, मैंने ये आपका कोण माना है थीटा, ये मैंने मान लिया 90 डिग्री है, दिया गया है क्योंकि विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु है, ये d1/2 है, ये d2/2 है, ठीक है। तो ये कहानी है भाई। अब आप लोग मुझे बता दो कि अगर ये 90 डिग्री है और वो आपका आधार है, ये आपका कर्ण है, तो क्या मैं इसमें साइन थीटा, हाँ ठीक है, क्या ठीक है, तो क्या हम इसमें साइन थीटा वाला लॉजिक लगा सकते हैं कहीं ना कहीं? क्या इसमें हम साइन थीटा वाला लॉजिक लगा सकते हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको सीधा कर रहा हूं, इसको पकड़ के मैं ऐसे कर रहा हूं, तो ऐसे करने पर देखना, इसको ऐसे करने पर देखो, हमेशा विजुअलाइजेशन सोचो। मैं इसको ऐसे करके सीधा कर देता हूं, यानी कि ये वाला हिस्सा ऐसे खड़ा हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि मैं ये कह दूं कि ये d1/2 मेरी हाइट हो गई, ये d2/2 मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, और ये मेरा a, ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या आप देख पा रहे हो? इस चीज़ को आप मेज़र कर पा रहे हो? और थीटा कहाँ है मेरा? थीटा मेरा क्या है? थीटा मेरा ये है, थीटा मेरा ये है, देख लो आप। मैंने इसको थीटा बदल दिया बस मैंने, मत थीटा भाई वही तो है, इसके साथ ही तो d1/2 के साथ है ना, तो मैंने इसके देखो लंब के साथ ही तो था, इसका कर्ण का लंब के साथ, कर्ण का लंब यही थीटा यही है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हाँ या ना बोलते जाना मेरे साथ में, 90 माइनस थीटा। अगर मुझे रिलेशन निकालना हो दोनों विकर्णों का आपस में भुजा के साथ में, तो क्या मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यानी कि अगर मैं लगाना चाहता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ अगर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, कॉस थीटा, जो कि एक्चुअल में तो साइन थीटा ही है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये जो बेस एंगल है मैंने थीटा 90 माइनस थीटा माना है, वो क्या है, लाल बटे कक्का। आप जानते हो ना ट्रिग्नोमेट्री में लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब कितना है d1/2 और कर्ण कितना है a। समझ में आ रहा है? d1/2 कर्ण कितना है a। चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? ठीक है। तो यहां पर मैंने यहां क्या किया कि ये मेरा आ गया cos थीटा, cos थीटा बराबर d1/2a। तो यहां पर मैं इस तरीके से रिलेशन निकाल सकता हूं, cos थीटा भी निकालने को बोला जाए, sin थीटा भी निकालने को बोला जाए, तो मैं ये भी कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये क्वेश्चन बनते हैं इस पे, और कुछ फॉर्मूले भी बन जाते हैं। तो यहां पर देखो कितनी सारी चीजें आप निकाल सकते हो, अगर आपको थीटा भी दे रखा हो तो। समझ में आ रहा है ना? अगर एरिया निकालना होगा ना तो रिलेशन निकाल लेना, क्या दिक्कत है आपको? बताओ मेरे को। रिलेशन भी तो निकाल ही सकते हो आप। अगर थीटा दे रखा हो तो d1 निकालने में क्या दिक्कत है? बताओ। तो हर एक चीज आप निकाल सकते हो। अगर मान के चलो आपको d2 निकालना है तो आप कौन सा थीटा लोगे? अगर आपको d2 निकालना है तो आप साइन थीटा ले लो भाई। अगर ये cos थीटा लिया तो आप साइन थीटा ले लो ना अब इस बार, तो ये cos थीटा कन्वर्ट हो गया। अगर मैं लगा लेता हूं cos 90 माइनस थीटा, तो
तो ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं ये लेता हूँ 90 माइनस थीटा तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना है d2/2, d2/2 और कर्ण, यानी कि ये साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा d2/2a। बात क्लियर हो रही है, मज़ा आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। यानी कि आपको अगर थीटा दे दिया जाए तो आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो जो आप सोचे नहीं पहले। कॉस थीटा कैसे आया, देखो 90 माइनस थीटा लिया मैंने एंगल, यहाँ पर मैंने थीटा नहीं 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, चलिए tan लगा लो, tan भी लगा सकते हैं, वेरी गुड। तो tan लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan में क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। tan लगाना चाहते हैं हम लोग, tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा तो मेरा जो ये वाला थीटा तो 90 माइनस थीटा है ना, तो tan लंब बटे आधार यानी कि d1/d2, यानी कि cot थीटा बराबर क्या हो गया d1/d2। तो आप यहां से भी रिलेशन निकाल सकते हो। तो बहुत आनंद पूर्वक बातें हैं सारी। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे हो, जो कि आपने आज तक नहीं पढ़ी होंगी, मुझे पक्का भरोसा है इस बात पे। अगर पढ़ी है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका रिवीजन भी हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ये बहुत अमेजिंग चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें, उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक आपने चीजें समझी। अब जो हम कल पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल में, कल एक लास्ट बचा हुआ है ट्रेपेजियम। कल मैं आपको ट्रेपेजियम पढ़ाऊंगा, और अब तो टाइम हो गया, यानी कि समलंब चतुर्भुज कलम पढ़ेंगे, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे। साथ के साथ मैं आपको कल टेबल यानी कि सभी चतुर्भुज की टेबल देने वाला हूं एक, जिसमें आप विकर्ण सब देख सकते हो। सभी चतुर्भुज की टेबल बताने वाला हूं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे अपन, जिससे कि हम पूरी क्लास को कवर कर सकें। क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो कल समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, और सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करेंगे, काइट भी तो बाकी है अभी, काइट भी पढ़ने वाले हैं, पतंग। तो कल ये थियोरी पढ़ने वाले हैं हम क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ सेशन अच्छा लगा हो, दिल से लाइक कर दीजिएगा। साथ के साथ अगर आपको टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है तो मेरे ये कोर्स चल रहा है अरिथमेटिक का, प्लीज़ गाइज इसको ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपकी अरिथमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं अगर कहीं वीक हैं तो। ठीक है, ये कंप्लीट, इसके बाद में अपकमिंग कोर्स लेके आने वाला हूँ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन। तो ये सब हेल्पफुल चीज़ें हैं आपके लिए। आपको 2 बार सिलेबस तो करना ही पड़ेगा कम से कम। अगर आप 2 बार सिलेबस कर लोगे ना तो आप सक्सेसफुली इन चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। तो 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा साहिल 10 से, ग्रुप डी में। ठीक है, साहिल 10 आप लगाओगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। कैसे लेना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे, शानदार तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। अब यहाँ भी टेंशन मत लो और वहाँ भी मत लो। रेलवे सेक्शन एग्जाम सेलेक्ट करोगे, इसके बाद आप रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद आप ले लीजिए 3 महीने या फिर 6 महीने का, क्योंकि लगातार मैं मैथ पढ़ाऊँगा। एक बार मैथ अच्छी कर लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, फिर प्रैक्टिस भी हम साथ में कर लेंगे। ठीक है, एडवांस भी मैथ यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ मैं आपको। कैसे लेना है, साहिल 10 आप लगाओगे, SAHIL 10, साहिल SAHIL 10 अप्लाई कर दोगे तो जो 4000 रुपये का था ना वो 3600 रुपये में चला जाएगा, यानी कि 3600 रुपये में 6 महीना, 3600 में 6 महीना। तो ये तरीका बता रहा हूँ कैसे लेना है। ठीक है, साथ के साथ इससे आप सभी के सभी रेलवे एग्जाम सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि जितने भी रेलवे के कोर्सेस है ना वो सारे के सारे आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ से। तो साथ के साथ ये बेनिफिट है। ठीक है ना, बेनिफिट तो चलो कोई बात नहीं। इसके बाद आपके सामने आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप अपने डाउट क्लियर कर लोगे। ये टेलीग्राम की लिंक है। साथ के साथ आप ये भी लिख सकते हो मैथ वाइज साहिल सर, तो अपना चैनल आ जाएगा, उसको आप देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा और चीज़ें आपने सीखी भी होंगी बहुत सारी। ठीक है, और अगर अच्छा लगा है लाइक करके जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, बाय बाय।